हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द नर्सिंग शो। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे राजस्थान एनएचएम भर्ती 2023 से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो सबसे पहले रिक्वेस्ट है कि जो भी अपने इस यूट्यूब चैनल द नर्सिंग शो पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 1 नंबर, नवजात शिशु में आरबीसी का जीवन काल यानी लाइफ स्पैन कितना होता है? ए ऑप्शन 70 से 150 दिन, बी ऑप्शन 60 से 80 दिन, सी ऑप्शन 120 दिन, डी ऑप्शन 110 से 120 दिन। तो हमारा राइट आंसर रहेगा 60 से 80 दिन। यानी जो नवजात है उसमें जो आरबीसी यानी लाल रक्त कोशिकाएं हैं उनका जीवन काल 60 से 80 दिन का होता है। हमारा राइट आंसर रहेगा बी। अगर पूछा जाए एडल्ट में पूछा जाए कि जो आरबीसी है उसका लाइफ स्पैन कितना रहता है तो हमारा राइट आंसर रहेगा सी, यानी 120 दिन आरबीसी का लाइफ स्पैन रहता है एडल्ट में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्यूबर्टी से मेनोपॉज के दौरान वेजाइना में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है? प्यूबर्टी यानी एक फीमेल है उसका जो 12 से 13 ईयर्स की एज से लेके मेनोपॉज तक 12 से 13 ईयर्स तक की एज है उसमें पीरियड आने स्टार्ट हो जाते हैं, यानी यौवना आरंभ की स्टेज से लेकर मीनोपॉज यानी कोई भी फीमेल है उसके मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी पीरियड्स आने बंद होने की अवस्था को क्या कहा जाता है? मीनोपॉज। उस पीरियड के दौरान जो विजाइना के अंदर एक बैक्टीरिया पाया जाता है उसका नाम पूछा जा रहा है, क्या है? ए ऑप्शन ई कोलाई, बी ऑप्शन लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, सी ऑप्शन साल्मोनेला, डी ऑप्शन लैक्टोबैसिलस गैसेरी। हमारा राइट आंसर रहेगा लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, यानी बी हमारा राइट आंसर रहेगा। अगर हमसे पूछा जाए कि जो वेजाइना है फीमेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसका जो पीएच वैल्यू है वो कितनी रहती है तो हमें आंसर देना है 3.5 से 4.5, यानी जो वेजाइना है उसका क्या नेचर क्या रहता है? अम्लीय, ये अम्लीय प्रकृति की होती है। ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 3rd नंबर, हिस्टोलॉजी किसे कहते हैं? ए ऑप्शन स्टडी ऑफ ब्लड, बी ऑप्शन स्टडी ऑफ सेल, सी ऑप्शन स्टडी ऑफ जॉइंट, डी ऑप्शन स्टडी ऑफ टिश्यू। तो हमारा राइट आंसर रहेगा डी, यानी स्टडी ऑफ टिश्यू। डी नंबर हमारा राइट आंसर रहेगा, यानी टिश्यू की स्टडी को क्या कहा जाता है? हिस्टोलॉजी कहा जाता है। अगर पूछा जाए कि स्टडी ऑफ ब्लड को क्या कहा जाता है तो हमारा राइट आंसर रहेगा हीमेटोलॉजी। क्वेश्चंस मॉडिफाई करके ये भी पूछा जा सकता है कि हीमेटोलॉजी किसे कहते हैं तो आपने आंसर क्या देना है? स्टडी ऑफ ब्लड को क्या कहते हैं? हीमेटोलॉजी कहते हैं। स्टडी ऑफ सेल को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी किसे कहते हैं? सेल ऑफ स्टडी की जो कोशिका है उसकी स्टडी को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहा जाता है। स्टडी ऑफ जॉइंट यानी जोड़ है उनकी स्टडी को क्या कहते हैं? आर्थ्रोलॉजी। स्टडी ऑफ जॉइंट को क्या कहा जाता है? आर्थ्रोलॉजी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th, विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? ए ऑप्शन थायामीन, बी ऑप्शन रेटिनॉल, सी ऑप्शन टोकोफेरॉल, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। हमारा जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ए नंबर, यानी विटामिन ए। विटामिन B1 को क्या कहा जाता है? थायामीन कहा जाता है। अगर रेटिनॉल को पूछा जाए रेटिनॉल का रासायनिक किस विटामिन का रासायनिक नाम है तो हमारा राइट आंसर रहेगा विटामिन
ए का हमारा जो नाम है रासायनिक वो क्या है, रेटिनॉल है। टोकोफेरोल किसका नाम है, विटामिन ई का। विटामिन ई का क्या नाम है, टोकोफेरोल रासायनिक नाम है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 5th नंबर, नवजात शिशु की जन्म के समय लंबाई कितनी होती है। ए ऑप्शन 45 से 80 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन 45 से 60 सेंटीमीटर, सी ऑप्शन 45 से 55 सेंटीमीटर, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर रहेगा वो रहेगा 45 से 55 सेंटीमीटर, यानी सी हमारा राइट आंसर रहेगा। अगर पूछा जाए कि जन्म के समय शिशु का वजन क्या पूछा जाए तो आपको आंसर देना है 2.5 से 3 किलो, 2.5 से 3 किलो वेट होता है। अगर बच्चा 2.5 से कम वजन का है, 2.5 किलो से क्या है कम वजन का है, तो उसको क्या बोला जाएगा, LBW, यानी लो बर्थ वेट बेबी उसको बोला जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 6 नंबर, नवजात शिशु के फर्स्ट मल को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है। ए ऑप्शन लोसिया, बी ऑप्शन मैकोनियम, सी ऑप्शन लेनुगो, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर रहेगा वो रहेगा मैकोनियम, यानी बी हमारा राइट आंसर रहेगा। लोचिया किसे कहा जाता है, लोचिया यानी डिलीवरी के बाद जो सुती का अवस्था का पीरियड है, जब जो लेडी है जिसकी डिलीवरी हुई है वो अपने बच्चे को फीड करवाती है, उसको क्या बोला जाता है, सुती का अवस्था बोला जाता है। उस स्टेजेस के दौरान वो कितने दिनों की होती है, 42 दिन की, 42 दिन या 6 दिन की। अगर आपसे पूछा जाए कि सुती का अवस्था कितने ड्यूरेशन की होती है तो आपको क्या आंसर देना है, 42 दिन या 6 वीक। ठीक है, तो उस अवस्था के दौरान जो वेजाइनल सिक्रेशन होती हैं उनको क्या बोला जाता है, लोचिया बोला जाता है। लेनुगो किसे कहा जाता है, लेनुगो जो नवजात शिशु है उसके बर्थ के टाइम जो उसके शरीर पर छोटे छोटे बाल की स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, बाल पाए जाते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है, लेनुगो बोला जाता है। आपसे क्वेश्चंस ऐसे भी पूछा जा सकता है कि नवजात शिशु के बर्थ के समय उसके शरीर पर छोटे छोटे बाल पाए जाते हैं, उन्हें किस नाम से जाना जाता है। तो आपको आंसर क्या देना है, लेनुगो। हमारा राइट आंसर इसमें है क्या, कौन सा है, मैकोनियम, इससे हमारा राइट आंसर है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हुए 7 नंबर, छीली हुई सब्जी को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है, यानी सब्जी को छीलने के बाद धोने से कौन सा विटामिन उसमें से निकल जाता है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन ए और बी, इसका दोनों का ऑप्शन यानी इसका सी ऑप्शन में क्या दिया गया, ए एंड बी, और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर रहेगा विटामिन सी। विटामिन सी निकल जाता है। इसको क्या बोला जाता है, रासायनिक नाम इसका क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड इसका रासायनिक नाम है। इसकी कमी से कौन सा डिजीज हो सकता है, अगर डेफिशिएंसी हो जाए बॉडी में तो इसकी कमी से कौन सा रोग हो सकता है, स्कर्वी नामक डिजीज हो सकता है। आपसे क्वेश्चंस ऐसे भी पूछा जा सकता है कि स्कर्वी नामक रोग कौन से विटामिन की कमी से होता है, तो आपको आंसर क्या देना है, विटामिन सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर, एलर्जी को रोकने वाली दवाई कौन सी है। अगर किसी पर्सन में एलर्जी रिएक्शंस हो रहे हैं तो उसको रोकने वाली ड्रग्स को क्या कहा जाता है। ए ऑप्शन एंटीपायरेटिक ड्रग, बी ऑप्शन एंटी कन्वर्जन ड्रग, सी ऑप्शन एंटी हिस्टामिन ड्रग, डी ऑप्शन एंटी स्पाज्मोटिक ड्रग। हमारा राइट आंसर रहेगा वो रहेगा एंटी हिस्टामिन ड्रग, यानी सी नंबर हमारा राइट आंसर रहेगा। एंटीपायरेटिक ड्रग कौन सी होती है, एंटीपायरेटिक ड्रग अगर किसी व्यक्ति को फीवर है तो उसको रोकने के लिए, उसको ट्रीट करने के लिए जो ड्रग्स दी जाती है उसको बोला जाता है एंटीपायरेटिक ड्रग। और एंटी कन्वर्जन ड्रग, अगर किसी पर्सन में दौरे आ रहे हैं,
दौरे आ रहे हैं तो उसको ट्रीट करने के लिए कोई ड्रग्स दी जाती हैं तो उसको बोला जाता है एंटी कन्वर्जन ड्रग। एंटीस्पाज्मोटिक ड्रग कौन सी होती है? एंटीस्पाज्मोटिक, अगर किसी भी पार्ट में, बॉडी के किसी भी पार्ट में क्या है, ऐंठन है या उसकी जो ऐंठन है वो जकड़न सी महसूस हो रही है, जकड़न, तो उसको ट्रीट करने के लिए जो ड्रग्स दी जाती हैं उसको क्या बोला जाता है? एंटीस्पाज्मोटिक ड्रग बोला जाता है। हमारा इसमें राइट आंसर रहेगा सी नंबर, हमारा राइट आंसर रहेगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 9 नंबर क्वेश्चंस। भ्रूण को पोषण या भोजन की आपूर्ति किसके माध्यम से होती है? भ्रूण यानी जो यूट्रस है उसके अंदर जो बेबी है जो पल रहा है मदर के अंदर, उसको क्या बोला जाता है? भ्रूण या फीटस के नाम से जाना जाता है। प्लेसेंटा, ए ऑप्शन में क्या दिया गया है? गर्भाशय। बी ऑप्शन में क्या दिया गया? फीटस, प्लेसेंटा। ठीक है, गर्भाशय को क्या होता है? जिसके अंदर बेबी ग्रोथ कर रहा है उसको क्या बोला जाता है? गर्भाशय या यूट्रस के नाम, यूट्रस। प्लेसेंटा हम आम भाषा में इसे क्या बोलते हैं? प्लेसेंटा। ठीक है, और जो इसके बीच में क्या होती है? अम्बिलिकल कॉर्ड, जिसे क्या बोला जाता है? नाभि नाल के नाम से भी बोला जाता है। तो पूछा जा रहा है कि जो फीटस है या भ्रूण है उसको भोजन या पोषण की आपूर्ति किसके माध्यम से होती है? ए ऑप्शन दिया गया है प्लेसेंटा, ए ऑप्शन में दिया गया है केवल एक, बी ऑप्शन में केवल दो, सी ऑप्शन में केवल एक और दो, दोनों, डी ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर रहेगा वो रहेगा केवल दो, यानी प्लेसेंटा के द्वारा ही क्या होता है? भ्रूण को पोषण और भोजन की आपूर्ति होती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डेल्टा हेपेटाइटिस के नाम से कौन सा रोग जाना जाता है? डेल्टा हेपेटाइटिस, ए ऑप्शन हेपेटाइटिस बी, बी ऑप्शन है रेबीज, सी ऑप्शन हेपेटाइटिस डी और डी ऑप्शन है ए और बी दोनों। तो हमारा राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हेपेटाइटिस डी, यानी इसको क्या बोला जाता है? डेल्टा हेपेटाइटिस के नाम से बोला जाता है। अगर बात आ जाए हेपेटाइटिस बी की, इसके कौन से नाम से जाना जाता है? सीरम हेपेटाइटिस के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे क्वेश्चंस मॉडिफाई करके ऐसे पूछ लिया जाए कि सीरम हेपेटाइटिस के नाम से कौन सा रोग जाना जाता है, तो आपको आंसर क्या देना है? हेपेटाइटिस बी को कौन से नाम से सीरम के हेपेटाइटिस के नाम से जाना जाता है? आपको हेपेटाइटिस बी इसका राइट आंसर देना है। रेबीज की बात आ जाए तो रेबीज को कौन से नाम से जाना जाता है? हाइड्रोफोबिया, हाइड्रोफोबिया के नाम से इसे जाना जाता है। अगर इसके वायरस की बात आ जाए कि वायरस लाइसा वायरस टाइप ए फर्स्ट रेबीज है, रेबीज रोग किससे होता है? लाइसा वायरस टाइप फर्स्ट के कारण कोज होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हुए वेब ऑफ कॉजेजन का मॉडल किसके द्वारा दिया गया है? वेब ऑफ कॉजेजन ये क्या था? डिजीज का एक थ्योरी है, डिजीज की एक थ्योरी है, वो किसके द्वारा दी गई थी? क्वेश्चन ए ये पूछा जा रहा है। ए ऑप्शन मैकमोहन, बी ऑप्शन फग, सी ऑप्शन जे एडवर्ड, डी ऑप्शन ए और बी दोनों। तो हमारा राइट आंसर रहेगा ए और बी दोनों। इसमें क्या बताया गया था कि कोई भी डिजीज है उसको होने के लिए बहुत सारे जो कोज है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, यानी कोज के झुंड रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे कि हार्ट डिजीज है वो किस किस से कॉज हो सकता है? अगर क्लाइंट है उसको क्या है? हाइपरटेंशन है, स्ट्रेस है, स्मोकिंग कर रहा है, अगर उसको ओबेसिटी या मोटापा है तो वो क्या कर सकते हैं? हार्ट डिजीज को कॉज करते हैं। इस डिजीज में ये बताया गया था और ये किसके द्वारा दिया गया था? मैकमोहन और फक दोनों के द्वारा ये डिजीज का मॉडल दिया गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हुए डिजीज साइकिल में कितनी अवस्था होती है? डिजीज साइकिल क्या होता है? पहले तो ये देखते हैं। डिजीज साइकिल यानी कोई भी पर्सन है, ठीक है, तो उसमें जो डिजीज के पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म हैं
वो एंटर करने से लेकर डिजीज पैदा करने तक और उसके ठीक होने तक की स्टेजेस है, उसको क्या बोला जाता है? डिजीज के पैदा करने से लेकर उसके जो ठीक होने तक की स्टेजेस है, रिकवरी होने के स्टेजेस है, उसके बीच की स्टेजेस है, यहाँ से लेकर इस यहाँ तक की जो भी स्टेजेस है उसको क्या बोला जाता है? डिजीज साइकिल कहा जाता है। उसमें पूछा गया है कि कितनी स्टेजेस है, कितनी अवस्थाएं हैं? ए ऑप्शन 2, बी ऑप्शन 3, सी ऑप्शन 4, डी ऑप्शन 6। तो इसकी कितनी अवस्थाएं हैं? 6 अवस्थाएं हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोग के प्राकृतिक इतिहास की कितनी अवस्थाएं हैं? रोग के प्राकृतिक इतिहास की कितनी अवस्थाएं हैं? ए ऑप्शन है 2, बी ऑप्शन है 4, सी ऑप्शन है 6, डी ऑप्शन है 8। तो हमारा राइट आंसर रहेगा वो रहेगा 4, यानी इसकी कितनी अवस्थाएं हैं? रोग के प्राकृतिक इतिहास की यानी पहले के इतिहास की वो है 4 अवस्थाएं हैं। पहली अवस्था कौन सी है? सस्केप्टिबिलिटी। सस्केप्टिबिलिटी इसमें क्या होता है? इस अवस्था में क्या होता है? जो डिजीज के माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो क्या करते हैं? पर्सन के अंदर एंटर करते हैं। दूसरी अवस्था है सब क्लिनिकल अवस्था। सब क्लिनिकल अवस्था उसमें क्या होता है? इसमें होता है जो डिजीज के साइन सिम्टम हैं वो क्या होते हैं? अस्पष्ट होते हैं और निदान जो टेस्ट होते हैं वो क्या होता है? असंभव होता है। थर्ड स्टेज है क्लिनिकल स्टेज। क्लिनिकल स्टेज इस स्टेज में क्या होता है? साइन सिम्टम क्या होते हैं? स्पष्ट होते हैं और जो टेस्ट होता है वो क्या होता है? संभव होता है। ऐसे भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि प्राकृतिक इतिहास की कौन सी अवस्था है जिसमें डिजीज के साइन सिम्टम अस्पष्ट होते हैं और डायग्नोज असंभव होता है? तो आपको राइट आंसर देना है सब क्लिनिकल स्टेजेस। अगर स्पष्ट का पूछा जाए, डायग्नोज संभव पूछा जाए तो आपको आंसर देना है क्लिनिकल स्टेजेस। और लास्ट स्टेजेस है वो है रिकवरी। फोर्थ स्टेज है इसकी क्या है? रिकवरी, डिसएबिलिटी और रिहैबिलिटेशन। यानी या तो बंदा ठीक हो गया या वो डिसेबल हो गया या वो रिहैबिलिटेशन हो गया, यानी वो पुनर्निवासित हो गया। अगर वो कम से कम अपने जो दैनिक क्रियाएं हैं वो कर सकता है। तो इसकी कितनी स्टेजेस है? 4 स्टेजेस है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, रोग के इंद्रधनुष की परिकल्पना कौन सी अवधारणा से गहरा संबंध रखती है? ए ऑप्शन सब क्लिनिकल केसेस, बी ऑप्शन आइसबर्ग ऑफ डिजीज, सी ऑप्शन डिजीज साइकिल, डी ऑप्शन वेब ऑफ कॉजेशन। हमारा जो राइट आंसर रहता है वो रहता है आइसबर्ग ऑफ डिजीज। इस सिद्धांत के इस कंसेप्ट पे ये इंद्रधनुष की परिकल्पना आधारित है। इंद्रधनुष की परिकल्पना या आइसबर्ग ऑफ डिजीज में क्या था कि जो इंद्रधनुष है उसके एक इंद्रधनुष में लगभग कितने होते हैं? 7 रंग होते हैं। ठीक है, तो वैसे ही एक जो पर्सन है उसमें एक डिजीज की कई प्रकार हो सकते हैं, उसकी सीवियरिटी कई प्रकार की हो सकती है। उसमें बुखार कम भी आ सकता है, ज़्यादा भी आ सकता है, उसके साइन सिम्टम अपीयर भी हो सकते हैं, डिसअपीयर भी हो सकते हैं। तो उसको क्या बोला जाता है? आइसबर्ग ऑफ डिजीज बोला जाता है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, रोग की वह अवस्था जिसमें लक्षण सुस्पष्ट होते हैं और निदान क्या होता है? संभव होता है। ए ऑप्शन इंक्यूबेशन पीरियड, बी ऑप्शन प्रोड्रोमल पीरियड, सी ऑप्शन फास्टिजियम, डी ऑप्शन डेफेक्शन। हमारा राइट आंसर रहेगा वो रहेगा फास्टिजियम पीरियड, यानी सी हमारा राइट आंसर रहेगा। फास्टिजियम पीरियड में लक्षण सुस्पष्ट होते हैं और निदान यानी जो भी टेस्ट है वो क्या संभव होते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड में क्या होता है? इंक्यूबेशन पीरियड में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो क्या होते हैं? पर्सन के अंदर एंटर होते हैं और डिजीज को कॉज करते हैं और साइन सिम्टम लेके आते हैं। प्रोड्रोमल स्टेजेस है, प्रोड्रोमल में स्टेजेस में क्या होता है? लक्षण वो होते हैं अस्पष्ट और निदान क्या होता है? असंभव होता है। ऐसे भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं
कि जो प्रोड्रोमल यानी रोग की वह अवस्था कौन सी है जिसके लक्षण अस्पष्ट होते हैं और निदान असंभव होता है, तो आपको आंसर देना है प्रोड्रोमल स्टेजेस में ऐसा होता है। डिफेक्शन स्टेजेस में क्या होता है? डिफेक्शन स्टेजेस में होता है कि इन्फेक्शन से मुक्त बंदा क्या हो जाता है? रिकवर हो जाता है। जो भी पेशेंट है जिसको डिजीज हुआ है वो क्या हो जाता है? रिकवर हो जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, शरीर की किसी अंग की संरचना का बदल जाना या उसके कार्य करने की क्षमता में कमी आना क्या कहलाता है? ए ऑप्शन इंक्यूबेशन पीरियड, बी ऑप्शन इलनेस, सी ऑप्शन इन्फेक्शन, डी ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर रहेगा वो रहेगा इलनेस, यानी किसी अंग की संरचना में कमी आना या कार्य करने की क्षमता है उसमें कमी आना क्या कहलाता है? इलनेस, डिजीज, रोग, ये भी उसे कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर, केवल रोगाणु ही रोग पैदा करते हैं, यह कौन सा सिद्धांत का गुण है? ए ऑप्शन वेब ऑफ कॉजेजन, बी ऑप्शन मल्टीफैक्टोरियल कॉजेजन, सी ऑप्शन जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज, डी ऑप्शन एपिडेमियोलॉजिकल ट्रेड थ्योरी। तो हमारा राइट आंसर रहेगा वो रहेगा सी, जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज। इस जो कंसेप्ट है इसके अनुसार क्या है कि जो मनुष्य है उसके अंदर कौन रोगाणु ही रोग पैदा करते हैं, इसके लिए कोई अदर फैक्टर है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। वेब ऑफ कॉजेजन सिद्धांत में ये बताया गया था कि कोई भी डिजीज है उसको बहुत सारे जो फैक्टर है वो झुंड बना के उसको क्या करते हैं? कोज करते हैं। ये किसके द्वारा दिया गया था? मैकमोहन और फक के द्वारा ये सिद्धांत दिया गया था। हमारा नेक्स्ट जो मल्टीफैक्टोरियल कॉजेजन है वो सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? जो मल्टीफैक्टोरियल सिद्धांत है वो किसके, जो इसमें क्या था कि मल्टीफैक्टोरियल कॉजेजन में किसी भी एक डिजीज को कोज करने के लिए बहुत सारे फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गया, जैसे टीबी है तो टीबी को कोज करने के लिए जरूरी नहीं है कि ट्यूबरक्लोसिस माइक्रोबैक्टीरियम जो ऑर्गेनिज्म है वो ही रिस्पॉन्सिबल है। इसके लिए उसका इन्वायरमेंट, सोशल इन्वायरमेंट कैसा है, एजुकेशन लेवल कैसा है, वो भी इसको कोज कर सकते हैं। ठीक है। एपिडेमियोलॉजिकल ट्रेड थ्योरी में बताया गया था कि डिजीज को कोज करने के लिए 3 चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट है एजेंट, यानी कारक जो डिजीज को कोज कर सकता है। ये जीवित भी हो सकता है और ये निर्जीव भी हो सकता है। ठीक है। और दूसरा एजेंट था वो था, दूसरा कारक था वो क्या था? होस्ट, यानी जिसके अंदर डिजीज पैदा होने हैं। ये क्या करता है? एजेंट तो डिजीज को पैदा करता है और इसके अंदर डिजीज पैदा होते हैं, और ये दोनों किस में होते हैं? इन्वायरमेंट में होते हैं। तीसरा इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग थी वो क्या थी? इन्वायरमेंट। ठीक है। तो इस थ्योरी के अनुसार क्या बताया गया था कि अगर इनमें से कोई भी एक अगर प्रेजेंट नहीं है, एक चीज प्रेजेंट नहीं है, तो डिजीज पैदा होने के चांसेस नहीं रहते हैं। तो इसका हमारा राइट आंसर 17 नंबर का राइट आंसर रहेगा वो रहेगा जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज, यानी सी नंबर हमारा राइट आंसर रहने वाला है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर, डिजीज साइकिल की कौन सी अवस्था में मनुष्य की इम्यूनिटी अपना काम करना शुरू कर देती है? डिजीज साइकिल की इम्यूनिटी यानी प्रतिरोधक क्षमता अपना काम करना शुरू कर देती है। ए ऑप्शन इंक्यूबेशन पीरियड, बी ऑप्शन प्रोड्रोमल, सी ऑप्शन डेफिनेसेंस, डी ऑप्शन डेफेक्शन। तो हमारा राइट आंसर रहेगा डिफरेंसकेंस। डिफरेंसकेंस स्टेजेस है वो 5th नंबर की स्टेजेस है। इसमें जो इम्यूनिटी है मनुष्य की वो क्या करना शुरू कर देती है? अपना काम शुरू कर देते। सॉरी, ये 4th नंबर की स्टेजेस है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजीज की कौन सी स्टेज में होस्ट की रिकवरी होती है? यानी वो ठीक होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक हो जाता है, स्टार्ट नहीं होता, ठीक हो जाता है प्रॉपर। ए ऑप्शन इंक्यूबेशन पीरियड, बी ऑप्शन प्रोड्रोमल, सी ऑप्शन डेफिनेसेंस, डी ऑप्शन डेफेक्शन। तो हमारे जो इसका राइट आंसर है वो रहेगा डी, यानी डेफेक्शन स्टेजेस है उसमें क्या होता है? इन्फेक्शन से वो क्या हो जाता है? मुक्त हो जाता है। मुक्त यानी वो डिजीज से रिकवर हो जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर,
ऐसे कौन से रोग है जो जन्मजात है तथा उन्हें सर्जरी द्वारा ठीक किया जा सकता है? जन्मजात यानी कंजेनाइटल, 8 बर्थ से ही हैं और उन्हें क्या किया जाता है? सर्जरी द्वारा ठीक किया जा सकता है, उसकी संभावना है ठीक होने की। ए ऑप्शन में क्लेफ्ट लिप यानी कटा हुआ तलवा। बी ऑप्शन क्लेफ्ट लिप, क्लेफ्ट प्लेट, ठीक है, कटा हुआ तलवा। बी ऑप्शन में क्लेफ्ट लिप, कटे हुए होठ। सी ऑप्शन में स्पाइनो बाइफिडा यानी ये क्या है? जो नर्वस सिस्टम है उसका ही एक डिजीज है, उसका ही एक प्रकार का डिजीज है, उसको भी कंजेनाइटल डिजीज के अंदर माना जाता है, उसको भी। तो डी ऑप्शन में क्या है? उप्रोक्सबी। तो हमारा राइट आंसर रहेगा वो रहेगा उप्रोक्सबी। ये सारे कंजेनाइटल डिजीज आपसे पूछे जाए कि जो मनुष्य के अंदर कंजेनाइटल डिजीज कौन से हैं, ऐसे क्वेश्चंस आपसे मॉडिफाई करके पूछा जा सकता है। तो आपको आंसर देना है ये तीनों ही क्या है? जन्मजात रोग है और उन्हें सर्जरी द्वारा ठीक किया जा सकता है।